Hello everyone and welcome to this today's video on superficial fungal infection. So आज के वीडियो में हम कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम दाद खुजली दिनाई कहते हैं ना उसके बारे में बात करेंगे। तो मेडिकली ये बीमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है इंडिया में। क्यों? क्योंकि आजकल देखा जाए तो इसका प्रेवलेंस लगभग 35 से लेकर 80% तक है इंडिया में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 इंडियंस में से 80 लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कहीं कहीं पे। सो इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही तेज़ी से एक पेशेंट से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात आती है कि जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो दिनाए दाद खुजली होती है ना वो एक तरह के स्पेशल फंगस से होता है। तो ये फंगस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ होती हैं और उसके हिसाब से इसका जो मैनिफेस्टेशन है, इसका जो प्रेजेंटेशन है अलग अलग हो सकता है अलग अलग इंसान में। तो बात आती है कि ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है किस तरह से दिखता है। तो देखने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका प्रेजेंटेशन में होता है वो होता है इचिंग। तो पेशेंट को इसमें खुजली तो बहुत ही होती है, खुजली कहीं पे हो सकता है और साथ में रेडनेस हो सकता है। इसका शेप वेरिएबल होता है। पहले क्या होता था, इसको रिंगवर्म भी बोला जाता था, तो रिंग शेप में भी इसके निशान देख सकते हैं। लेकिन हालांकि आजकल हर शेप में इसका निशान देखने को मिल रहे हैं। साइड जो कॉमन होता है इसमें ज़्यादातर उन एरिया में होता है जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, जैसे कि हमारा एक्सिला हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, प्राइवेट पार्ट्स हो गए। इन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि वो कोई भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हेड टू टो। तो स्कैल्प में भी हो सकता है, मुंह के अंदर भी हो सकता है, नाखून में भी हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि जब भी ये होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपको लगे तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना वो आपके प्रेजेंटेशन पे, मतलब आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन है और कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट इसका डिसाइड किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, मतलब कि कोई भी दवाई केमिस्ट से बिना किसी के सलाह के ना लें, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गया है। मार्केट्स में कुछ ऐसे प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन के लिए लोग स्टेरॉयड बेस्ड कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। स्टेरॉयड का मतलब हुआ जो कि बहुत ही कॉमनली क्लोबेटासोल, बीटामेथासोन, ओमेटासोन, ऐसा कोई भी कॉम्पोजिशन अगर आपको क्रीम में देखने को मिल रहा है तो उसको स्टेरॉयड बोलते हैं। और ज़्यादातर केसेस में केमिस्ट लोग या कोई भी नॉन केमिस्ट पर्सन भी ऐसे सलाह दे देते हैं कि ये वाला प्रिपरेशन आप यूज़ कर लें। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना, ये सारे स्टेरॉइड्स इसको सुपरफिशियली दबा देता है। तो दबाने से शुरुआत में ऐसा फील होगा कि हमारा खुजली कम हो गया है, रेडनेस कम हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। ऐसे मैक्सिमम 1 हफ्ता या 10 दिन तक वैसे रहेगा, फिर वापस से वो दोबारा उसी तरह हो जाएगा। इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और ऐसे स्टेरॉयड बेस्ड कॉम्बिनेशन लगाने से प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट भी उतना फ़ायदा नहीं कर पाएगा। पहले अगर वो 2 हफ्ते में ठीक होना था तो अब ये 4 हफ्ते लगा देगा ठीक होने में। इसलिए अब बिना किसी के सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। दूसरी बात ये है, क्योंकि एक फंगस है, तो कोई भी फंगस जो होता है ह्यूमिडिटी में ग्रो करता है, तो जहाँ पे भी इसको पानी का मात्रा मिलेगा वहाँ पे वो ग्रो कर सकता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़रूरी बात ये है कि स्वेटिंग अवॉइड करना है, पसीना अवॉइड करना है। तो अगर पसीना होता भी है तो कम से कम देर तक आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में रहे, इसका ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको रोज़ नहाना तो है ही, और अगर आप कोई बहुत ऐसे स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत पसीना हो रहा है, जिमिंग करके आ रहे हैं, तो ट्राई कीजिए उसी टाइम आप बात ले लें। तो उससे क्या होगा कि पसीना कम से कम देर तक कांटेक्ट में रहेगा, तो कम से कम फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ होगा। दूसरी बात ये है कि आपको अपने जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो अलग रखने हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो या ना हो तो उससे क्या होता है, फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि आपके टॉवल हो गया, आपका सोप हो गया, ये सब चीज़ें आपको अलग रखना है। तीसरी बात होती है कि घर में जनरली ये क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो अगर मान लीजिए आपको है और आपके घर में भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है या उनको भी इचिंग हो रहा है, तो दोनों का ट्रीटमेंट साथ में होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक इंसान ट्रीटमेंट ले रहा है, दूसरा नहीं लेगा, तो वापस से उस इंसान को होने के चांसेस रहेगा। तो ये कभी भी साइकिल ब्रेक डाउन हम नहीं कर पाएंगे, एक इंसान से दूसरे इंसान को होते रहेगा। तो इसको रोकने के लिए जितने भी फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड है उसका सबका साथ में ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। फिर बात आती है कि
ये क्योंकि नाखून में भी हो सकता है, तो आपके नाखून को आपको शॉर्ट रखना है, बीच बीच में उसको प्रॉपरली शेप में काटते रहिए। और जितना ज़्यादा आप खुजली करते हैं ना, तो कहीं पे भी खुजली करेंगे तो जो फंगल पार्टिकल्स आपके नाखून के अंदर चिपक जाते हैं और कहीं और वो टच में आएगा तो वहाँ पे भी नया निशान आ सकता है। तो ये हमको अवॉइड करना है, इसलिए आपके नाखून छोटे होने चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि आप कभी भी बेयर फुट ना ट्रैवल करें, मतलब हमेशा चप्पल या कुछ पहन के ही बाहर जाया करें। जैसे कि टेम्पल्स में बहुत लोग, टेम्पल्स में तो खैर ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई भी पानी वाला एरिया है या फिर घर की सफाई आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार आपके स्किन में कांटेक्ट में आते रहें। इसलिए बेटर होगा कि कुछ ना कुछ आप फुटवेयर पहन के घर का नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी करें। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर खाने में पूछते हैं कि हम क्या खाएं। देखिए, इसमें कैसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता, खाने पीने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन जनरली फंगल इन्फेक्शन का जो ग्रोथ होता है वो शुगरी मीडियम में हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा शुगर पे कंट्रोल रखना चाहिए। और ऐसा भी देखा गया है, जो भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वैसे और उनमें उनको ठीक होने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है, तो शुगर की चीज़ें कम से कम लें, तो ये ऐसे अच्छा रहेगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फंगल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। और अभी इंडिया में बहुत ही कॉमन हो गया फंगल इन्फेक्शन। और उसके साथ में एक और चीज़ होती है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी ये फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम नॉर्मल इसका ट्रीटमेंट देते हैं, उससे वो रेजिस्टेंट हो गए, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये ऐसा इसीलिए होता है जब हम जो इसकी दवाई है, एक्चुअल में जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, या तो हम उसका डोज प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या हम इसको पूरी तरीके से जितने दिन खाना चाहिए उतने दिन हम नहीं खा रहे, पहले ही छोड़ दे रहे हैं, या गलत दवाई ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो फंगस होता है ना, ये रेजिस्टेंट होने लगता है, मतलब इसमें एक तरह का टॉलरेंस पावर आ जाता है उस दवाई के अगेंस्ट में, तो दवाई का असर कम होने लगता है। तो ये हमारे लिए ऐसे डॉक्टर हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी दवाई आपको जो रिकमेंड करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसका पूरा कोर्स करें और ख़ुद से दवाई ना छोड़ें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको सिम्टोमेटिकली लगेगा दवाई लेने के बाद में कि ठीक हो गया है, लेकिन वो स्किन में कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पार्ट रह जाता है जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ही वो समझ पाएगा। तो उसके लिए आप उनसे मिलें, वो प्रॉपर्ली आपको एग्जामिन करेंगे और उसके हिसाब से वो आपकी दवाई का डोज को टेपर करेंगे या उसको बंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये अपने आप फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो गया है और इससे बच पाना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन।